नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। आगामी 16 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर। प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए एक ही स्थान पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली की शुरुआत की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों का एक दल कोरोना वायरस की शुरुआत के स्थान का पता लगाने के लिए 14 जनवरी को चीन का दौरा करेगा। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश पर केंद्रित रहेगा और सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान कोविड की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इस महीने की 16 तारीख से शुरू होगा। राष्ट्रीय नियामक भारत के औषधि महानियंत्रक ने 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है। इन टीकों को रोग प्रतिरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित समझा गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रीय नियामक द्वारा 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए आपात उपयोग की अनुमति या त्वरित अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो कि कोविड-19 से बचाव और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देगा। कोविड-19 टीकाकरण के अभियान में लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा सहरुग्णता वाले 50 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या समूह जिनकी संख्या लगभग 27 करोड़ है, उनका टीकाकरण होगा। कोविन टीका प्रदायगी प्रबंधन प्रणाली टीके के स्टॉक, उनके भंडारण का तापमान और कोविड-19 टीका के लाभार्थियों की वैयक्तिक ट्रैकिंग की वास्तविक समय सूचना उपलब्ध कराएगा। राज्यों, जिलों और ब्लॉक स्तरों पर अभी तक 61,000 से अधिक कार्यक्रम प्रबंधकों, 2 लाख टीका लगाने वालों और टीकाकरण टीम के अन्य 3.7 लाख सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की थी। सरकार ने कहा है कि वो राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के बारे में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सभी संबंधित पक्षों के घनिष्ठ सहयोग से पूरे जोरों से तैयारियां कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। ये सॉफ्टवेयर कोविड टीके के देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक की अध्यक्षता कोविड से निपटने के लिए गठित टेक्नोलॉजी और डेटा प्रबंधन संबंधी अधिकार समूह के प्रमुख राम सेवक शर्मा ने की। बैठक में राज्यों के प्रधान सचिवों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशकों और राज्यों के टीकाकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान होगा। उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का अंतिम पूर्वाभ्यास चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में सिविल अस्पताल का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने 5 जिलों के फील्ड अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। प्रदेश में आज टीकाकरण का पूर्वाभ्यास 1500 जगहों पर किया जा रहा है। पहले चरण के टीकाकरण के लिए प्रदेश में 1300 कोल्ड चेन तैयार की गई हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि राजधानी में 61 कोविड टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कुल 200 बूथ हैं। फाइनल ड्राई रन जो किया जा रहा है, इसको इसी रूप में किया जा रहा है, सभी जगहों पे किया जा रहा है।
जहाँ जहाँ पर वैक्सीनेशन हमारा होगा और 100% स्टाफ को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, इनकी कार्यशाला भी की गई है, जिसके कारण पूरा स्टाफ एक टीम वर्क के रूप में इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। हमारा जो सबसे बड़ा जो सेंटर है, उसके वहाँ पर हमारी 24/7 सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। इसके बाद जो हमारे 3 नोडल पॉइंट्स हैं, जहाँ पर सेंटर से आएंगे और फिर वो नोडल पॉइंट से हमारे केंद्रों और बूथों पर जाएगा वैक्सीन। ये 100% पूरी अभिरक्षा में ही मूवमेंट हुआ करेगा। आज सभी केंद्रों पर टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। उन्होंने बताया कि पहले चरण में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ सहित स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, जिसके सभी आंकड़े ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं। राजधानी में ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या लगभग 51,000 है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में कोविड टीकाकरण का सबसे बड़ा केंद्र किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को बनाया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में 300 कोविड टीकाकरण केंद्रों में रोजाना 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। इन केंद्रों में 9 सरकारी और 5 निजी मेडिकल कॉलेज, 36 निजी स्वास्थ्य संस्थाएं और अन्य अस्पताल शामिल हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोविड-19 के पहले चरण के टीकाकरण के लिए 4,67,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पंजीकृत किया गया है। प्रत्येक केंद्र में रोजाना 100 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र में 5 सदस्यों की एक टीम रहेगी, जो टीकाकरण प्रक्रिया की निगरानी करेगी। इस बीच बिहार में कोरोना के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 408 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 359 नए मामले सामने आए। उधर उत्तराखंड में कल कोविड टीकाकरण का अंतिम अभ्यास किया जाएगा। इससे पहले राज्य में कोविड टीकाकरण के 2 पूर्वाभ्यास 2 तथा 8 जनवरी को कराए गए थे। राज्य में शनिवार को होने वाले टीकाकरण की सभी तैयारियां की जा रही हैं। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 96.43% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 16,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक देश में महामारी से स्वस्थ हो चुके लोगों की कुल संख्या 1,92,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में कोविड रोगियों की कुल संख्या संक्रमण के मामलों की संख्या का सिर्फ 2.13% है और इलाज करा रहे रोगियों की कुल संख्या 2,22,000 रह गई है। पिछले 24 घंटों में 16,311 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे देश भर में अब तक संक्रमण की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 1,04,66,000 हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर 1.44% है, जो दुनिया में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में 6,59,000 परीक्षण किए गए। देश भर में अब तक कोविड-19 महामारी की जांच के लिए 18,17,00,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 2,37,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। कल संक्रमण के 620 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमण की दर 2.4% है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 16 जनवरी से होने वाले कोविड टीकाकरण अभियान की तैयारियां जोरों पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मध्य प्रदेश में वास्तविक टीकाकरण के दौरान 302 टीकाकरण स्थलों की निगरानी करेगा। मध्य प्रदेश में 5 दिनों में लगभग 4 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर प्रतिदिन 100 कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जाएगा। इस बीच कल कोविड से 816 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल कोविड से 10 लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,711 है। प्रदेश के निवाड़ी, भिंड, कटनी, खंडवा जिलों में कल एक भी पॉजिटिव मामला नहीं मिला है। वहीं बुरहानपुर, मंडला और मुरैना में एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 671 नए मामले सामने आए। हमारे संवाददाता ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के हवाले से बताया है कि वहां स्वस्थ होने की दर 95.17% हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,51,944 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,39,771 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 868 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। संक्रमण के सबसे अधिक 126 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 129 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 7,829 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 61 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोविड-19 से 4 मरीजों की मृत्यु हुई। इस बीच
गुजरात की स्कूलों में कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों और कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्रों की क्लास आज से शुरू की गई है। राज्य सरकार ने अपने मंत्रियों और विधायकों द्वारा सभी जिलों में छात्रों का स्वागत करने का फैसला किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण से 7 लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 98.68% हो गई है। कोविड के 5 नए मरीज मिलने से राज्य में संक्रमण के मामलों की संख्या 33,000 हो गई है, जिनमें से 32,846 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया गया है कि इस समय वहां कुल 50 सक्रिय मामले हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोविड के 6 रोगियों के ठीक होने के साथ ही राज्य में स्वस्थ होने की दर 97.91% हो गई है। राज्य में कल एक नया मामला मिलने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 4,293 हो गई। राज्य स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया है कि कोविड-19 के कुल 4,192 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 92 है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.55% हो गई है और मृत्यु दर 1.66% है। राज्य में कल 22 नए मामले सामने आए हैं। उनमें से 18 पुदुचेरी क्षेत्र से और 4 माहे क्षेत्र से हैं। इसके साथ ही राज्य में 305 सक्रिय मामलों में से 153 संक्रमित व्यक्ति घर पर उपचार ले रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय दल 14 जनवरी को चीन पहुंचेगा। चीन के सरकारी टेलीविजन ने देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के हवाले से बताया है कि विशेषज्ञों का ये दल बृहस्पतिवार को चीन का दौरा करेगा। ये दल वुहान भी जाएगा, जहां पिछले साल दिसंबर में कोविड महामारी के वायरस का पहली बार पता लगा था। हालांकि चीन ने वुहान से कोरोना वायरस के फैलाव की शुरुआत होने की बात कभी स्वीकार नहीं की और उसने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल को चीन आने की इजाजत देने में भी विलंब किया है। पिछले साल मई में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 194 सदस्य देशों वाली संचालन समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर कोरोना वायरस के फैलाव और मनुष्यों में इसके संक्रमण के बारे में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसी प्रस्ताव के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल चीन जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोयला क्षेत्र भारत को 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को साकार करने में सबसे बड़ा योगदान कर सकता है। देश में कोयला खानों के लिए एक ही स्थान पर तमाम मंजूरियां देने की सिंगल विंडो प्रणाली का आज शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश में कोयले का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोयला क्षेत्र में प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की सोच को साकार करने की भी क्षमता है। एक लंबे समय से कोयला क्षेत्र की स्थगितता को दूर करना, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और कोयला क्षेत्र के अंदर जितनी क्षमता पड़ी है इसका संपूर्ण उपयोग देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए हो पाए, इसके लिए प्रयास हो रहे थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आने शुरू हुए और इस सबका परिणाम ये आया कि आज कोयला क्षेत्र ऐसी जगह पर आकर खड़ा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के हमारे लक्ष्य में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर कोई एक क्षेत्र होगा तो निश्चित रूप से कोयला क्षेत्र होगा। वहां पर आकर आप खड़े हैं।
पिछले 6 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा शुरू किए गए क्रांतिकारी सुधारों का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस क्षेत्र में पारदर्शिता और कारोबारी सुविधाओं संबंधी बाधाओं को दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोयले के वाणिज्यिक खनन की नीति से राज्यों को और अधिक वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रोजगार के करीब 70,000 नए अवसर प्रदान होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्र द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक ही स्थान पर स्वीकृति देने की सिंगल विंडो प्रणाली से सरकारी मंजूरियां मिलने में लगने वाले समय कम होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कारोबारी सुविधा बढ़ाने को वचनबद्ध है और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भर भारत की सोच को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में आयोजित किए जा रहे वर्चुअल आयोजनों से नौजवानों को कई दिलचस्प घरेलू और वैश्विक मंचों का हिस्सा बनने का शानदार अवसर मिला है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि प्रारंभ स्टार्टअप भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसी तरह का एक अवसर है, जिसका आयोजन इस महीने की 15 और 16 तारीख को किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से इस आयोजन का हिस्सा बनने का आग्रह किया। स्टार्टअप भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग, शिक्षा जगत, निवेश, बैंकिंग, वित्त और स्टार्टअप क्षेत्र के युवा नेताओं को एक मंच पर लाना है। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2021 का अंतिम सत्र आज संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 विजेताओं को संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति, युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य गणमान्य लोगों के सामने उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस अवसर पर कहा कि नौजवान प्रतिभागियों के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2021 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष बोलना जीवन भर का यादगार अनुभव था। श्री रिजिजू ने कहा कि ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को अपने प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जहां युवा औपचारिक और अनौपचारिक रूप से विचारों का आदान प्रदान कर सके और अपनी सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को साझा कर सके। युवा उत्साह नई भारत का इस महोत्सव का थीम है, जिसमें युवा नई भारत का उत्सव मना रहे हैं। इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार और मूल भावना को साकार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। इसमें पहले 3 विजेताओं को प्रधानमंत्री के समक्ष बोलने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर युवाओं से बातचीत भी करेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष तक के नौजवानों के विचारों को जानना है। यही नौजवान भविष्य में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 31 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में दिए गए सुझाव पर आधारित है। प्रधानमंत्री की सोच से प्रेरित होकर पहला महोत्सव 2019 में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया था। इसमें करीब 88,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। दूसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 भी बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। आगामी 16 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर। प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए एक ही स्थान पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली की शुरुआत की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों का एक दल कोरोना वायरस की शुरुआत के स्थान का पता लगाने के लिए 14 जनवरी को चीन का दौरा करेगा। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश पर केंद्रित रहेगा और सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज शाम गुवाहाटी में कई बैठकें करेंगे। पार्टी सूत्रों ने हमारे गुवाहाटी संवाददाता को बताया कि श्री नड्डा इस समय सिलचर में हैं और आज शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे। श्री नड्डा पार्टी की चुनाव समिति और कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे
और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के बारे में विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग असम में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए आज शाम डिब्रूगढ़ में बैठक करेगा। असम के उत्तरी जिलों के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक इस बैठक में हिस्सा लेंगे। राज्य में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाड़े ने बताया कि निर्वाचन आयोग का दल राज्य के शेष जिला के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ कल गुवाहाटी में बैठक करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित नए पेंट को उपयोग के लिए जारी करेंगे। पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और विषाक्तता रहित इस पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया है, जो अपनी तरह का पहला पेंट है। इस पेंट में फंगस नहीं लगता और बैक्टीरिया का भी इस पर असर नहीं होता। किसानों की आमदनी बढ़ाने की प्रधानमंत्री की सोच से प्रेरित होकर इस पेंट का उत्पादन किया जा रहा है। भारतीय सेना ने इस महीने की 8 तारीख को पकड़े गए चीनी सेना के एक सिपाही को वापस भेज दिया है। सेना के सूत्रों ने बताया कि उसे आज सुबह चुशूल मोल्डो के स्थान पर चीन को सौंपा गया। चीनी सेना का ये सिपाही लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में पकड़ा गया था। वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करने के कारण उसे वहां तैनात भारतीय जवानों ने हिरासत में ले लिया था। राजस्थान में बर्ड फ्लू से पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। राज्य के 13 जिलों में पक्षियों में एवियन फ्लू वायरस की पुष्टि हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक 428 पक्षियों के मरने का समाचार है। राज्य में अब तक 2,950 पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश के 24 जिलों से मृत पक्षियों के 226 नमूने जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए हैं, जिनमें से 13 जिलों के 51 नमूनों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, भरतपुर, करौली, चूरू, श्रीगंगानगर और बाड़मेर जिलों से भेजे गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पशुपालन विभाग की ओर से जिलों में गठित टास्क फोर्स स्थिति पर निरंतर निगरानी रखे हुई है। वहीं वन्य विभाग भी अपने वन्यजीव अभयारण्यों में विशेष सतर्कता बरत रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उधर मध्य प्रदेश के 18 जिलों में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में लातूर जिले के प्रभारी मंत्री अमित देशमुख ने जिले के अहमदपुर तालुके में केंद्रवाड़ी में मुर्गियों की मौत के मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। राज्य में परभनी जिले के बाद बर्ड फ्लू का ये दूसरा मामला है। लातूर के जिला कलेक्टर पृथ्वीराज बीपी ने पशुपालन विभाग को केंद्रवाड़ी क्षेत्र में पूरी सतर्कता बरतने को कहा है। मृत मुर्गियों के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में बर्ड फ्लू के मामले मिलने की पुष्टि के बाद आज शाम अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की एक बैठक बुलाई है। राज्य के परभनी जिले में पिछले कुछ दिनों में 800 मुर्गियों के मरने का समाचार है। इन पक्षियों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली में बर्ड फ्लू के 8 नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। आज सुबह भोपाल स्थित प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में नमूनों में संक्रमण की पुष्टि की गई। मयूर विहार फेज 2 में संजय लेक पार्क में पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। संजय लेक पार्क में कल और बत्तखों के मरे हुए पाए जाने के बाद उसे अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली सरकार ने गाजीपुर स्थित मुर्गियों के थोक बाजार को अगले 10 दिनों तक बंद करने की घोषणा की थी। राजधानी में बर्ड फ्लू के खतरे को रोकने के लिए बाहर से जिंदा पक्षियों को लाने पर भी रोक लगा दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। 51वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में इस बार बांग्लादेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस श्रेणी में उस देश के सिनेमा के योगदान और वहां के सिनेमा कौशल पर विशेष बल दिया जाता है। एक रिपोर्ट।
इस बार के फिल्मोत्सव के विशेष खंड कंट्री इन फोकस में बांग्लादेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें उत्कृष्ट सिनेमा में बांग्लादेश के योगदान को उजागर किया जाएगा। 51वें इफ्फी के इस खंड में बांग्लादेश की 4 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें तनवीर मुकम्मल की जीवोंधुली, जाहिदुर रहीम अंजान की मेघ मल्लार शामिल हैं। तनवीर मुकम्मल की फिल्म जीवोंधुली 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान एक ड्रमर और उसके परिवार की कहानी है। दत्तबाड़ी पुजो আসছে হর্ষ একখান দুটি রাখি ওরে ও দাদা আমি যাব শিয়ালদা বুঝে আর ব্যানার্জি দাস পাবো যে কলকাতা মায়ের মাটিরা চল ছেড়ে পথ করেছি সাথী চোখের জলে নদী গড়ে দুঃখ সাগরে ভাসিবি मेघ मल्लार जो जाहिदुर रहीम अंजान द्वारा निर्देशित है, वो लेखक अख्तरुज़्ज़मा इलियास की कहानी रेनकोट का रूपांतरण है। ये 1971 के दौरान बांग्लादेश में पकड़े गए एक साधारण व्यक्ति की मार्मिक कहानी है। ওখানে তোরা কি খাস রে মিন্টু? তুমি থাকো তোমার কলেজ নিয়ে, আমাদেরকে দৌলতপুরে রেখে এসো। স্যার, হি ইজ প্রফেসর নুরুল হুদা। সরি স্যার, নট প্রফেসর, সিনিয়র লেকচারার ইন কেমিস্ট্রি। মাছ মাংসের কথা না হয় বাদই দিলাম, ঘরে ডিমও নেই। বাচ্চারা কি খেতে চায়? একটু খাও। इसके अलावा 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव इफ्फी के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें स्पेन के फिल्म निर्माता पेड्रो अल्मोदोवर की लाइफ फ्लैश, बैड एजुकेशन और वॉल्वर जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा स्वीडन के फिल्म निर्देशक रूबेन ओसलुंड की स्केयर और फोर्स माउजर फिल्म दिखाई जाएंगी। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। फिल्मोत्सव 16 से 24 जनवरी के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार का फिल्मोत्सव पहली बार हाइब्रिड स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री शहरयार आलम ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए गठित संगठन बिम्स्टेक के अंतर्गत आर्थिक सहयोग बढ़ाने की जबरदस्त संभावनाएं हैं, जिनका अब तक फायदा नहीं उठाया गया है। श्री आलम ने कल ढाका में बिम्स्टेक के नवनियुक्त महासचिव तेंजिन लिकफेल के स्वागत समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में व्यापार, निवेश और विकास के लिए प्रयत्नशील बांग्लादेश बिम्स्टेक संगठन को मजबूत बनाने के लिए वचनबद्ध है। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में कोयले के अवैध व्यापार और तस्करी के सिलसिले में 10 से अधिक स्थानों पर छापामारी कर रहा है। केंद्रीय दल कारोबारी गणेश बागड़िया के निवास और कार्यालयों के साथ साथ हुगली जिले में कोन्नागुर, कानाईपुर के नीरज सिंह और अमित सिंह के निवास पर छापामारी कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तेलुगु के वरिष्ठ पत्रकार तुर्लापति कुटुंबराव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक संदेश में श्री नायडू ने कहा कि वे तुर्लापति कुटुंबराव से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भी तुर्लापति कुटुंबराव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा है कि श्री कुटुंबराव का तेलुगु पत्रकारिता में विशेष योगदान रहा है। 4000 जीवनियों और 16000 भाषणों के साथ उन्होंने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 407 रन का लक्ष्य दिया था। आज भारत ने 2 विकेट पर 98 रन से आगे खेलना शुरू किया। चेतेश्वर पुजारा ने 77 और ऋषभ पंत ने शानदार 97 रनों की पारी खेली। हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने 3 घंटे से अधिक समय तक क्रीज पर टिके रहे। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 338 रन बनाकर आउट हो गई थी और दूसरी पारी में उसने 6 विकेट पर 312 रन पर पारी घोषित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
आगामी 16 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर। प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए एक ही स्थान पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली की शुरुआत की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों का एक दल कोरोना वायरस की शुरुआत के स्थान का पता लगाने के लिए 14 जनवरी को चीन का दौरा करेगा। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश पर केंद्रित रहेगा और सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।